कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है या मान लीजिए परिवार का ही कोई सदस्य है हम्म। और वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है हम्म। और आपको मतलब उस इंसान को इस पूरी गैर कानूनी हरकत के बारे में सब कुछ पता है। वो अपनी आंखों से सब होते हुए देख रहा है, लेकिन वो उस अपराध को रोकने के लिए कुछ नहीं करता, हाँ। बस चुपचाप देखता रहता है। हाँ, ये बहुत आम सी बात लगती है सुनने में। वही तो। हम्म। तो क्या वो चुप्पी या वो जानकारी उस इंसान को भी कानून की नजरों में बराबर का मुजरिम बना देती है? मेरा मतलब है, अगर किसी को सिर्फ पता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो क्या वो भी साजिश का हिस्सा माना जाएगा? ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी उलझी हुई कानूनी और नैतिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद ताज़ा और ऐतिहासिक फैसला है। हाँ, जो इसी साल यानी 2026 में ही आया है। शिवरमन नायर और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि भारतीय न्याय प्रणाली के तहत अपराध का ज्ञान होना और उस अपराध में सक्रिय भागीदारी होना, इन दोनों के बीच की जो बारीक कानूनी रेखा है वो आखिर खींची कहाँ जाती है। और विशेष रूप से तब जब मामला द्विविवाह यानी बिगैमी और वैवाहिक क्रूरता का हो। बिल्कुल। देखिए, इस विषय की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि ये जो फैसला है ये किसी एक परिवार के विवाद तक सीमित नहीं है। मतलब हर रोज देश भर के पुलिस स्टेशनों में ऐसी हजारों एफआईआर्स दर्ज होती हैं। बाप रे, हजारों? हाँ बिल्कुल, जिनमें पारिवारिक विवादों के चलते पूरे के पूरे परिवार को ही आरोपी बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया आदेश है वो सामान्य इरादे या जिसे हम कानूनी भाषा में कॉमन इंटेंशन कहते हैं, उसकी व्याख्या को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। अच्छा। हाँ, तो ये फैसला पूरे देश की न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर यानी प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। ये तय करेगा कि पुलिस किस आधार पर किसी रिश्तेदार को मुजरिम ठहरा सकते हैं और किस आधार पर नहीं। समझ गया। तो इस फैसले की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि किसी भी कानूनी सिद्धांत को मतलब उसके संदर्भ के बिना समझना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो हमारे सोर्स बताते हैं कि इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो एक दशक पुरानी है। कहानी शुरू होती है साल 2016 में दर्ज की गई एक एफआईआर से। 2016 मतलब पूरे 10 साल पहले? हाँ, 10 साल पहले एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर बेहद संगीन आरोप लगाए। ससुराल वालों में पति के पिता, माँ और उसकी बहन शामिल थे। देखिए, मामले की रूपरेखा को अगर हम ध्यान से देखें तो महिला के आरोपों को 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटना बहुत जरूरी है। 2 श्रेणियां? कैसे? पहली श्रेणी में वो आरोप थे जो सीधे तौर पर पति पर लगाए गए थे। महिला का दावा था कि उसके पति ने उस पर शारीरिक हमला किया, लगातार पैसों की मांग की और सबसे बड़ा आरोप ये था कि पति ने उसे धोखा देते हुए दूसरी शादी कर ली। ओहो। हाँ, और कानून की नज़रों में ये बहुत ही विशिष्ट कृत्य हैं, लाइक स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। कोई व्यक्ति खुद शारीरिक हमला करता है, खुद दूसरी शादी के फेरे लेता है। राइट। लेकिन दूसरी श्रेणी के जो आरोप थे वो ससुराल वालों पर थे और उनका स्वरूप मतलब उनका नेचर बिल्कुल अलग था। और वही सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने ससुराल वालों पर यह आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने सीधा शारीरिक हमला किया या उन्होंने खुद कोई शादी की। बिल्कुल नहीं। आरोप ये था कि जब ये सब हो रहा था तब परिवार वाले वहां मौजूद थे। मतलब उन्होंने कथित तौर पर पति को दूसरी शादी करने के लिए सामान्य रूप से प्रोत्साहित किया। हाँ, जनरल एनकरेजमेंट जिसे कहते हैं। राइट। और शिकायत के अनुसार परिवार वालों को इस दूसरी शादी के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी और ये भी दावा किया गया कि दहेज के पैसों और सोने के आभूषणों की बिक्री से ससुराल वालों को आर्थिक फायदा पहुंचा। और इन्हीं दावों को आधार बनाकर पुलिस ने आईपीसी की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। कौन कौन सी धाराएं? पहली थी धारा 498 ए, जो किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने या दहेज के लिए प्रताड़ित करने से जुड़ी है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ। दूसरी थी धारा 494 जो द्विविवाह का अपराध है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना। अच्छा। और इन दोनों धाराओं के साथ एक तीसरी धारा जोड़ी गई जिसने
मतलब जिसने पूरे परिवार को लपेटे में ले लिया, वो थी धारा 34, जिसका मतलब है सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन। यहाँ धारा 34 के इस्तेमाल पर थोड़ा रुक कर विचार करना जरूरी लगता है मुझे, क्योंकि देखिए, एक आम इंसान की तरह अगर हम सोचें तो ये बात काफी तर्कसंगत लगती है कि अगर पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रह रहा है, उन्हें मालूम है कि उनका बेटा अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचा रहा है, और जैसा कि एफआईआर में कहा गया कि उन्हें दहेज के पैसों का फायदा भी मिला है, तो ये सब किसी सामान्य इरादे या साजिश का ही हिस्सा लगता है ना? हाँ, आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं। वही तो, मतलब जब घर के सदस्यों को इतनी बड़ी गैर कानूनी हरकत का पता है और वे चुप हैं, तो आम राय यही बनेगी कि उनकी मौन सहमति ही उनकी भागीदारी है ना? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और सामाजिक स्तर पर यह सोच स्वाभाविक भी लगती है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हाँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भावनाओं या मतलब महज मान्यताओं के आधार पर काम नहीं करती। अच्छा, तो कैसे काम करती है? कानूनी तौर पर ज्ञान और इरादे के बीच, यानी नॉलेज और इंटेंशन के बीच एक बहुत ही सख्त विभाजक रेखा होती है। किसी घटना का सिर्फ पता होना और उस घटना को अंजाम देने का इरादा होना, न्याय शास्त्र में ये दो एकदम विपरीत ध्रुव हैं। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम सामान्य इरादे की बात करते हैं तो अभियोजन पक्ष को यानी प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि सभी आरोपियों के बीच अपराध करने से पहले कोई सहमति बनी थी, कोई प्री प्लानिंग थी। हाँ, उनके दिमाग में एक ही योजना थी, और सबसे अहम बात यह है कि उस योजना को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति ने कोई न कोई सक्रिय कदम उठाया था। महज अपराध स्थल पर मौजूद होना या जानकारी रखना धारा 34 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून को ठोस सबूत चाहिए होते हैं। जाहिर है। तो जब पुलिस ने इन आरोपों के साथ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की होगी, तो परिवार वालों ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया होगा। जाहिर सी बात है, चुनौतीपूर्ण होता है। तो 2016 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई, तो ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। परिवार वालों को ये लगा होगा कि महज रिश्तेदार होने की वजह से उन्हें ऐसे अपराध में घसीटा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। और यही कारण था कि ससुराल वालों ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रुकवाने के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया। वे अपनी फरियाद लेकर केरल हाई कोर्ट गए। केरल हाई कोर्ट? अच्छा। हाँ, भारत के आपराधिक कानून में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट्स को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिन्हें हम इनहेरेंट पावर्स या अंतर्निहित शक्तियां कहते हैं। इनका क्या काम होता है? इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर अदालत को लगे कि किसी मामले में कानूनी प्रक्रिया का साफ साफ दुरुपयोग हो रहा है या बिना किसी आधार के किसी को फंसाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट उस मामले को वहीं रद्द यानी क्वैश कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। बहुत पावरफुल है। और ससुराल वालों की दलील यही थी कि पति के अलावा बाकी परिवार वालों के खिलाफ कोई भी विशिष्ट सबूत या सीधा आरोप नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द की जाए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक तार्किक कदम लगता है। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है तो हाई कोर्ट आपकी मदद करेगा। लेकिन क्या? लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ससुराल वालों की याचिका ही खारिज कर दी। हाँ, और ये बहुत आम बात है। लेकिन ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना। मतलब जब मामला इतना स्पष्ट लग रहा था कि रिश्तेदारों की कोई सीधी भूमिका नहीं है, तो हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, ये न्यायपालिका की उस कार्य प्रणाली का हिस्सा है जो अक्सर जमीनी स्तर पर देखी जाती है। हाईकोर्ट्स आमतौर पर एफआईआर के शुरुआती चरण में, मतलब जब मामला एकदम नया हो, तब हस्तक्षेप करने से कतराते हैं। ऐसा क्यों? उनका दृष्टिकोण अक्सर ये होता है कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया सच मान लिया जाए और ये तय करने की जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट पे छोड़ दी जाए कि आरोप सच है या झूठ। मतलब वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, अदालतों को ये डर रहता है कि अगर वे बहुत जल्दी किसी मामले को क्वैश कर देंगी तो शायद किसी वास्तविक पीड़ित की आवाज समय से पहले ही दबा दी जाए। इसलिए वे अक्सर कहते हैं कि आप ट्रायल का सामना कीजिए, गवाहों के बयान होने दीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा।
सुनने में ये प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से तो सही लग सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। बहुत ज्यादा भयंकर? क्योंकि ट्रायल का सामना करने का सीधा सा मतलब है कि पूरे परिवार को एक अंतहीन, महंगी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली कानूनी लड़ाई में धकेल देना। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मामले में भी यही हुआ। 2016 में शुरू हुआ यह मामला 2026 तक खिंच गया। पूरे 10 साल तक वे बूढ़े माता पिता और बहन सिर्फ अदालतों के चक्कर काटते रहे।